Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about World Trade Organization. और स्टूडेंट्स लास्ट वाली वीडियो से हम कनेक्ट करके चलेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि उसी से ही मिलता जुलता उसी का एक पार्ट है। तो हमने लास्ट वाली वीडियोस में डिस्कस किए थे फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को एनहेंस किया था, स्पीड अप किया था। दीज फैक्टर्स आर टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन से कनेक्ट करके चलते हैं। लिबरलाइजेशन इंडिया वॉज स्पॉटेड बाय सम पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू अनेबल ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मतलब गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी या ट्रेड बैरियर्स लगा रही थी कि कंट्री का जो ट्रेड था वो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे। और लिबरलाइजेशन क्या बोलती है कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाए ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबलाइज्ड हो सके, ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके। तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया वॉज स्पॉटेड बाय सम पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्रेशराइज किया, जिन्होंने मतलब जिन्होंने फोर्स किया कि ट्रेड बैरियर्स रिमूव होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, उसमें 1991 तक हमने अपनी कंट्री को लिबरलाइज नहीं किया था, ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे। 1991 के बाद हमने अपनी कंट्री को लिबरलाइज किया, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF होता है, ये इन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेशराइज किया टू लिबरलाइज आर इकॉनमी, कि हम अपनी इकॉनमी को ओपन अप करें, अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज करें। अब अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों चाहती थी कि हम अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज करें? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उन पर जो डेवलप कंट्री है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उनका दबदबा ज़्यादा था। तो जो डेवलप कंट्रीज़ थी, इन कंट्रीज़ के पास पावर्स भी ज़्यादा थी, क्योंकि ये डेवलप थी। हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग है, तो जो डेवलप कंट्री वो पहले से डेवलप्ड है, तो उनके पास पावर भी ज़्यादा थी और उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी ज़्यादा थी। तो डिसीजन मेकिंग में जो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिसीजन लेती हैं तो उनमें इनका जो डिसीजन है वो मैटर करता था, इनके डिसीजन का एक इन्फ्लुएंस होता था। और जो डेवलपिंग कंट्री है उनका वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और हर कंपनीज चाहेंगी कि वो इंडिया में आके अपनी मार्केट खोलें और वहाँ की मार्केट को कैप्चर करें। तो इस सेंस में हम देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करती है वो किन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग करती है, इन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग करती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस किसका होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज़ का होता है, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमारे इंडिया में आके यहाँ की मार्केट को कैप्चर करना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बोला कि ये जो इकॉनमी है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उनको लिबरलाइज करें। तो इसलिए लिबरलाइजेशन के कारण ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हार्मफुल। वो क्या बोलती थी कि जो ये बैरियर्स हैं, जो ट्रेड बैरियर्स, मतलब जैसे हमने इंपोर्ट लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, तो जो अगर हमने इंपोर्ट टैक्स लगाया तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इंडिया के अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वो नहीं परचेज, वो ये नहीं चाहेंगे कि बाहर का प्रोडक्ट है, क्योंकि वो उनको कॉस्टली पड़ेगा। जो बायर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ेगा। कि अगर 30 रुपये की चीज़ है और जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी समझाया था, अगर उसके ऊपर 30 रुपीज़ का ही अगर हम इम्पोर्ट टैक्स लगा देते हैं और हमारे इंडिया में वही चीज़ 50 की मिल रही है, तो 30 की वो चीज़ है और 30 का अगर टैक्स लग गया तो 60 की हम कोई भी चीज़ परचेज नहीं करेगा। तो बैरियर्स इसलिए लगते थे ताकि हम अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बचा सकें। बट जो लिबरलाइजेशन में क्या कहा था कि ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हार्मफुल। वो ये बोलते थे कि जो ये बैरियर्स लगाए हैं वो फॉरेन ट्रेड और उसके इन्वेस्टमेंट के लिए हार्मफुल है। इसलिए उन्होंने किस पर एम्फोसाइज किया, किस पर जोर दिया? उन्होंने वो चाहते थे कि जो प्रमोशन हो वो किसकी हो? फ्री ट्रेड प्रमोशन हो। मतलब जो ट्रेड है उसके आने और जाने पर, मतलब एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है, दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट इस कंट्री में आ रहा है, तो उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो वो चाहते थे फ्री ट्रेड हो, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। उसके लिए उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की? दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WTO, जिसकी हम फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
और इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम था? इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था कि फॉरेन ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, उसके ऊपर से सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाए ताकि ट्रेड आसानी से हो सके। ये किसकी तरफ से इनिशिएटिव था? ये इनिशिएटिव था स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज चाहती थी, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, अगर हम इसको स्टार्ट करें, इस टॉपिक को देखें, डेवलप कंट्री हैं वो कंट्रीज पहले से डेवलप हैं, वो अपनी मार्केट में डेवलपमेंट कर चुकी हैं, अपनी मार्केट को पूरी अच्छी तरह से कैप्चर कर चुकी हैं, उसको एनहेंस कर चुकी हैं। अब उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी मार्केट को एनहेंस कर चुके हैं, अब हमें दूसरे देशों की मार्केट को भी कैप्चर करना चाहिए। तो जब उनके मन में ये विचार आया कि हमें दूसरे देशों की कंट्री को भी जो उनकी मार्केट है उनको भी कैप्चर करना चाहिए, वहाँ भी अपना प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए, तो उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जोर डाला, वहाँ पर एम्फसाइज किया कि वो सारी कंट्रीज़ पर क्या करें, उनको लिबरलाइज करने की कोशिश करें, उनको जोर डालें कि वो अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज करें। तो इट स्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। जो WTO जो है वो रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जो रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं कि कैसे हम ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं ताकि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो सके। तो इसमें भी किसका रोल था? WTO का रोल था। अब WTO ये चाहती थी कि जितना ट्रेड लिबरलाइज होगा, जितना ट्रेड जो बैरियर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, उतना ही जो फॉरेन ट्रेड होगा इंक्रीज होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, और अगर फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो जो सारी के सारी कंट्रीज़ की इकॉनमी है वो क्या हो जाएंगी? ग्लोबलाइज्ड हो जाएंगी। एज ऑन जुलाई 2016 का अगर डेटा करें, ये बढ़ती रहती है काउंटिंग, तो जो न्यू डेटा अपडेट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। और जुलाई 2016 तक नियर बाय 164 कंट्रीज़ जो थी वर्ल्ड की वो इसके मेंबर्स थे। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे कि जब WTO स्टार्ट हुई थी तब कितने मेंबर्स थे WTO में, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तब कितने मेंबर्स थे? अभी मैंने जो आपको डेटा दिया है वो 2016 तक का दिया है, जिसमें 164 कंट्रीज़ थी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनी, जिन्होंने जोर डाला कि हाँ लिबरलाइजेशन होना चाहिए, जिसमें से हमारी इंडिया भी एक थी जिन्होंने ट्रेड को लिबरलाइजेशन करने के लिए WTO के को ज्वाइन किया। अब स्टूडेंट्स आई होप आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो लिबरलाइजेशन करती है फॉरेन ट्रेड का, जो डेवलप कंट्री का इनिशिएटिव था, रूल्स और रेगुलेशन सेटअप करती है, और जिसमें 164 कंट्रीज अभी तक ज्वाइन कर चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब WTO में जो डिबेट हुआ है वो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में हुआ डिबेट। अगर हम बात करें, WTO इस चीज़ पे जोर डालती है कि जो ट्रेड होना चाहिए वो फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, उस ट्रेड करने में सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए और रूल सबके अकॉर्डिंग बने होने चाहिए। बट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बनते हैं, क्योंकि WTO ये कहती है कि ट्रेड बैरियर्स रिमूव होने चाहिए। तो उसने डेवलपिंग कंट्रीज़ पर जोर डाला कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स सारे हटा दें ताकि ट्रेड आसानी से हो सके। ठीक है, बट यही बात वो डेवलप कंट्री को नहीं बोलती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए हैं, पर अभी भी डेवलप कंट्रीज़ ने ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो फ्री और फेयर मैनर में नहीं हो सकता, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ रहा है, क्योंकि हमने बैरियर्स हटा दिए हैं, हमने एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट टैक्स सब चीज़ें हटा दी है ताकि उनका प्रोडक्ट आसानी से हमारी मार्केट में बिक सके। पर हमारा प्रोडक्ट उनकी मार्केट में बिके, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अभी भी बैरियर्स लगाए हुए हैं ताकि वो हमारी मार्केट को तो कैप्चर कर सकते हैं, हम उनकी मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये डिबेट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सी WTO डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स WTO का क्या रोल है वो हम इस डिबेट से देखेंगे कि ट्रेड प्रैक्टिसेस में WTO क्या रोल प्ले करती है। तो हमने डिस्कस किया था डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रीज़ के, कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स और रेगुलेशंस डेवलप कंट्री के फेवर में बनाती है, क्योंकि वो डिसीज़न को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, उनके पास पावर भी ज़्यादा होती है, इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके फेवर में डिसीज़न लेती है। इसलिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में अब क्या चल रहा है? डिबेट चल रहा है, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में हमने लिया इंडिया का एग्जाम्पल और डेवलप कंट्री में लिया हमने US का।
अब देखिए हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर एग्रेरियन कंट्री है, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में की जाती है। तो यहाँ पर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर का शेयर देखें अपनी जीडीपी में, अगर कंपैरिजन करें उसका यूएस से, तो बहुत ज़्यादा है। कि अगर जीडीपी यूएस का है 1%, तो हमारी कंट्री में जो जीडीपी है वो यूएसए के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। और शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ पर 49% पीपल काम करते हैं, 49% लोग काम करते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। मतलब 100% में से ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट हाफ हाफ कह सकते हैं, 49 बोल रही हूँ मैं, कि 49% काम करते हैं यहाँ पर। और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ है 0.5%, मतलब 1% भी नहीं है। अगर उन कंट्री के अकॉर्डिंग देखें तो 0.5% है, और हमारी कंट्री में 49% है। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू सोचें, अगर इसका हम रेशो निकालें, उनका यहाँ पर बनता है 1%, हमारे वहाँ पर बनते हैं 98 पीपल, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। और डेवलप कंट्री जैसे यूएस में सिर्फ 0.5% लोग काम करते हैं। अब यूएस गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लार्ज सम ऑफ मनी टू पीपल हु आर अगेंस्ट इन एग्रीकल्चर। अब उनके जो लोग हैं वो पहले से ही कम काम करते हैं। तो जो लोग काम इस सेक्टर में करते हैं यूएस में, तो गवर्नमेंट उनको बहुत सारा मनी प्रोवाइड करती है ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोसेस को ढंग से कर सके। और जो वो प्रोडक्शन होता है, मतलब जैसे फार्मर ने जो भी प्रोडक्शन किया है, उन प्रोडक्शन को पहले तो वो अपनी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपनी कंट्री के लिए उगाते हैं। उसके साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है प्रोडक्शन का, उसको दूसरी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेल आउट कर देते हैं। अब देखिए इसमें रोल क्या है, मतलब डिबेट किस चीज़ पे हुआ, वो देखिए। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो मैसिव सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो मैसिव सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, किनको? फार्मर्स को, ठीक है। अब मैसिव सब्सिडी का मतलब क्या? लार्ज अमाउंट में छूट प्रोवाइड करना। छूट कैसे हो गया? देखिए आप, मान लो यूएस का जो फार्मर है वो, उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, और वो इस 100 रुपीज़ उसको पड़ती है। अब वो पर्सन कितने का बेचेगा? 110 रुपीज़ में बेचेगा, ठीक है, ताकि उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्रोडक्शन 100 का हुआ था उसके ऊपर छूट दे दी, 50 रुपीज़ की सब्सिडी दे दी। अब वो जो प्रोडक्शन 100 का था, उस पर्सन को कितने का पड़ा? 50 का। तो अगर वो पर्सन 60 का बेचता है तो भी उसको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो है, अगर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट उसको पड़ रही है 100 रुपीज़, हमारे इंडिया में सब्सिडी मिलती है 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़। इससे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, और सब लोगों को सब्सिडी देना, सब लोगों को पैसा बांटना हमारी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट कर नहीं सकती इतना अमाउंट, इतना लमसम मनी वो नहीं स्पेंड कर सकती है। अगर वो 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ का अगर वो प्रोडक्शन हुआ है, और जो पर्सन है वो कितने का बेचेगा? 110 का। और अब वो प्रोडक्शन अगर सब्सिडी 20 रुपीज़ की भी देती है, तो वो कितने का बिकेगा? 90 रुपीज़ का। और वहाँ पर उसका कितने का बिक रहा था? 60 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ सब्सिडी मिल गई, ठीक है। 110 का तो उस पर्सन ने बेचना था 10 रुपीज़ प्रॉफिट कमा के, तो 50 रुपीज़ की सब्सिडी मिल गई, तो उसका कितने का बिक रहा है? 60 का। हमारे यहाँ पर जो 110 वाला जो प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, उस पर 20 रुपीज़ की सब्सिडी मिली है, तो कितने का बिक रहा है? 90 का। अब सब्सिडी देने पर उनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत चीप पड़ता है हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जितनी डेवलप कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो जितनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उतनी हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा बिकता है, और यूएस फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्शन एट वेरी लो प्राइसेस में, और वो अपना प्रोडक्शन बहुत कम प्राइसेस में बेचते हैं। और जो सरप्लस है, जो सरप्लस अमाउंट में जो है उनका प्रोडक्शन, वो किसकी मार्केट में जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ की मार्केट में जाता है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की मार्केट में वो प्रोडक्शन आएगा, मतलब अगर मान लो हमारी कंट्री में आ रहा है वो प्रोडक्शन, तो हमारे यहाँ के फार्मर्स डेवलप कंट्री के फार्मर से compete नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रोडक्ट जो है वो 90 का बिक रहा है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 60 का है। तो इतनी इतनी सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट कभी भी नहीं देगी। तो इसलिए क्या होता है, इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंडिया जैसी कंट्री को प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि वो उनके प्रोडक्ट के साथ compete नहीं कर पाएंगी। तो ये था डिबेट जो था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में था और डेवलप कंट्रीज़ के बीच में था। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जो ये डिबेट चला है,
उस डिबेट में आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्री और फेयर मैनर में काम कर रही है? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज कर दो, ट्रेड बैरियर्स हटा दो। अब ट्रेड बैरियर्स हटाने के बाद क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक फेयर मैनर में काम करना चाहिए। इतना ज़्यादा अगर वो अपनी कंट्रीज़ को छूट देंगे और उनकी कंट्री का जो प्रोडक्ट होगा बहुत चीप पड़ेगा, तो वो हमारी कंट्रीज़ में अगर वो आता है तो वो उससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट ख़राब होती है। क्योंकि यूएस जैसी कंट्री है, वो भी वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करती है। हमारी इंडिया भी वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में करती है। अब हमारी इंडिया क्या दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाएगा, दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग क्या है, महंगा। तो सारे प्रोडक्ट किससे खरीदेंगे? यूएस से खरीदेंगे, हमारी कंट्री का वीट नहीं खरीदेंगे। तो इससे हमारी कंट्री को उतना प्रॉफिट नहीं होगा, हमारी कंट्री को फ़ायदा भी नहीं होगा। लिबरलाइज अगर की भी है इकॉनमी, उससे हमारी कंट्री को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या अगर हम ये क्वेश्चन अराइज करें, इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? नो, दिस इज़ नॉट फ्री एंड फेयर ट्रेड। क्योंकि अगर आपने लिबरलाइज किया है तो दोनों कंट्रीज़ में रूल्स और रेगुलेशंस एक जैसे होने चाहिए। डब्ल्यूटीओ को जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके फेवर में रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाने चाहिए। अगर रूल्स और रेगुलेशन बन रहे हैं वो दोनों कंट्रीज़ के फेवर में बनने चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा कम कर देंगे तो दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट तो कहीं बिकेगा भी नहीं। तो इस जिससे दूसरी कंट्री को क्या होगा, लॉस होगा। तो डब्ल्यूटीओ को फ्री और फेयर मैनर में प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि डब्ल्यूटीओ क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में, और डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डब्ल्यूटीओ का जो डिबेट है वो भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।